नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर बूस्टर फ्रॉम पीटी एजुकेशन। मैं हूं संदीप मानुधने और हम लेकर हाजिर हैं हमारा सेशन नंबर 14। तो प्यारे दोस्तों, सीजन 4 के अभी तक के सारे 13 सेशंस और उसके बाद ये 14th सेशन कितने बच्चों ने सिंसियरली देख लिया? सबसे पहले कमेंट थ्रेड में हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी साथ में सब्सक्राइब करवाएं। शुरू करते हैं आज का 14th सेशन। 31 जनवरी तक हम पूरे 20 सेशन सीजन 4 के कंप्लीट कर देंगे और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है, फरवरी में हम सीजन 5 ला रहे हैं अगले 20 सेशंस का। वी आर गोइंग टू ऑफर 20 मोर सेशंस ऑफ करंट अफेयर बूस्टर इन द मंथ ऑफ फरवरी 2021। ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। दोस्तों, मैंने आपको पिछले सेशन में हमारे अद्भुत कोर्स इकोनॉमी क्रैकर की जानकारी दी थी। यदि आपको इकोनॉमी के सारे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया तरीके से एक क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ना है तो एक ही समाधान है और वो है इकोनॉमी क्रैकर। 36 लेक्चर्स का ये लाइव कोर्स होगा जो पूरा कोर्स मैं कंडक्ट करूंगा और उसमें हम बहुत ही वाइड सिलेबस कवर करेंगे जो आप यहां देख सकते हैं। यह सब हमारी साइट pteducation.com पर होगा। आप आज के आज इसमें एनरोल कर लें, बहुत ही रीजनेबल इसकी प्राइस है। 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 6 महीने आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए ये आइडियल है। प्रीलिम्स और मेंस का इकोनॉमी में पूरा कर दूंगा। आपको हर क्लास के बाद एक पीडीएफ मिलेगी, शानदार, अप टू डेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पढ़ाई भी दोनों भाषाओं में एक साथ ही होगी, इजी सरल तरीके से। इकोनॉमी पढ़ाने का मेरा तरीका बड़ा लाइट हार्टेड और मजेदार होता है और मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाता हूं ताकि जिसने आज तक ना पढ़ा हो वो भी ये सारे टर्म्स बोलने लग जाता है। और हमारा ध्येय वाक्य इस कोर्स का बहुत सरल है, लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। तो ये हमारा वादा है आपसे। आज के आज आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए। प्यारे दोस्तों, अगर आप इकोनॉमी क्रैकर में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सी इंक्वायरीज आई हैं, बहुतों ने एनरोल भी कर लिया है, तो आप शायद इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो में भी इंटरेस्टेड होंगे। यदि आपको सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस, कई घंटे लोगों के बर्बाद हो जाते हैं ढूंढने में सही स्टफ, वो हम आपके लिए कर रहे हैं। पावर ऑफ 10 का हमारा बहुत शानदार कोर्स है, जनरल स्टडीज में बहुत मददगार। सीए बूस्टर प्रीमियम पूरा आपका सीए जीके की नीट देख लेगा। और इंग्लिश क्रैकर जो आपको जीरो से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 100 सेशन के कोर्स की अंग्रेजी पढ़ा देगा। 6 महीने का ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम वंस अगेन एट अ वेरी वेरी रीजनेबल फीस अवेलेबल है। आगे बढ़िए, एनरोल कीजिए और अपनी सफलता की दास्तान को शुरू कीजिए। स्वागत है आप सभी का हमारे इकोनॉमी क्रैकर और इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो प्रोग्राम्स में। कोई भी डाउट हो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद ना करें और आज के आज एनरोल करें। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी कहानी भारत की आज एक ही है, स्टॉक मार्केट में भैया आग लगी हुई है। अच्छी बात है, इस तरह की आग तो पॉजिटिव आग होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जोश जोश में कहीं हाथ न जल जाए भैया। अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है ये सोच के अपनी सारी धनराशि उसमें लगा मत देना, क्योंकि जैसे जैसे कोई बाजार बहुत ऊपर जाता है तो हर सब्सीक्वेंट महीने के साथ साथ मिलने वाले रिटर्न्स गिरने लगते हैं। चीज जब सस्ती होती है उसमें पैसा लगाएं तो परसेंटेज रिटर्न ज्यादा मिलता है, चीज जब महंगी हो जाती है तो परसेंटेज रिटर्न कम होने लगता है। ये पहला फंडा समझ में आया कि नहीं आपको? सो ऑलवेज बाय ऑन अ डिप एंड व्हेन थिंग्स आर इजी, तो हम उसको कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव और भीड़ भाग रही है तब सभी को ध्यान रखना होगा कि परसेंटेज रिटर्न कम होने वाला है। तो ये जो बीएसई सेंसेक्स है 1986 में बना था, उसको 100 की वैल्यू दी गई थी 78 79 के बेस ईयर में। और पहली बार जब वो 100 से यात्रा शुरू करते करते आ गया 6 फरवरी 2006 को 10,000 पे, तो परसेंटेज रेट ऑफ चेंज क्या था, कितना ग्रोथ हुआ था? 10,000 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%। तो आप समझ सकते हैं 9900 परसेंटेज का रिटर्न दिया था जब वो पहली बार 10,000 पे आया था। अब 40 से 50,000 पे जब ये आया है, क्षमा चाहता हूं, तो जब ये 40 से 50,000 पे आया है तो उसने कितना रिटर्न दिया है? अब इसने रिटर्न जो दिया है दोस्तों वो इतना ज्यादा रिटर्न नहीं है। हालांकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत आग लग गई और बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल गया, लेकिन 40 से 50,000 पर जब आप आते हैं तो आपका रिटर्न तो केवल 25% ही हुआ ना। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो दोस्तों, इस प्रकार से
चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। और परसेंटेज की क्लास स्कूल में अटेंड करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत असर आता है। तो ये तो थोड़ी हमारी लाइट हार्टेड हंसी मजाक की बात हुई, अब थोड़ी सीरियस बात कर ली जाए। सो व्हेन सेंसेक्स हैज क्रॉस 50,000, उसका एक बहुत बड़ा फायदा तो ये मिलता है कि भाई एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि स्टॉक मार्केट्स और रियल इकोनॉमी की सब्सटेंशियल डीलिंकिंग हो चुकी है। स्टॉक बाजार दुनिया भर के, मतलब अमेरिका में भी यही समस्या है। अगर कोई जो समस्या माने तो कई लोग नहीं मानते इसको समस्या, मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक मार्केट्स और रियल मार्केट्स का जो डीलिंकिंग हुआ है बहुत ही तगड़े स्तर पे हुआ है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये तो केवल लिक्विडिटी का ही खेल चल रहा है, लेकिन बात इतनी सरल भी नहीं होती है। आ रहे उस पर 1 मिनट में। तो दोस्तों, हमारा ये जो प्यारा प्यारा सेंसिटिव इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें 30 सबसे महत्वपूर्ण शेयर्स को रखा जाता है, कौन तय करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो गवर्निंग बोर्ड होगा वो तय करेगा कि इसमें कौन से 3 शेयर आएंगे। शेयर आते हैं, जाते हैं, आना जाना लगा रहेगा। सुना है ना आपने? ये बॉलीवुड वाले बड़े चतुर है, मैं बताता हूं, वो तो सिग्नल सिग्नल में बताते हैं क्या होता है लाइफ में, सीरियसली। सो नाउ द बीएसई बोर्ड डिसाइड, ये शेयर आएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। और जब बीएसई सेंसेक्स पहली बार 2 जनवरी 1986 को चालू हुआ, तब उसकी वैल्यू थी 100 बेस ईयर 1978-79 से, और फिर ये ग्रो होने लग गया। नंबर है अल्टीमेटली, इसकी कोई यूनिट तो है नहीं कि रुपया है कि डॉलर है कि किलोग्राम है कि लीटर है, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ नंबर है। आप चाहें अभी एक इंडेक्स बना सकते हैं घर पे बैठ के, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो अगर आपका नाम रोहित कुमार है, रोहित कुमार इंडेक्स ऑफ बीएसई, ये अभी के भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक जब ये 50,000 पे आ गया है, तो इसका जो पूरा का पूरा CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो पहले दिन से अभी तक लगभग 16% है, विच इज डिसेंट इनफ। मतलब अगर आपने पहले दिन कुछ पैसा इसमें डाला होता पहले ही दिन, तो वह हर साल 16% ग्रो होता रहता, कंपाउंडेड, समझ गए। आज इसमें 9 बैंकिंग के स्टॉक्स हैं और 4 आईटी के स्टॉक्स हैं। जब ये शुरू हुआ था तो भारत में तो आईटी सेक्टर ही नहीं था, केवल एक टीसीएस के बेचारे एफसी कोहली थे, फकीर चंद कोहली, वो बस ही वाज क्लियरिंग द अंडर ग्रोथ। और भारत के आईटी सेक्टर की नींव भाई साहब रख रहे थे। आज 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है फकीर चंद कोहली कौन है। एफपीआईज ने पिछले 12 से 18 महीने में भारत में 28 अरब डॉलर की पंपिंग कर दी, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की। तो इसने मार्केट को ऐसा धक्का लगाया है। देखिए, सिंपल सप्लाई डिमांड का खेल है। बहुत सारे लोग जब स्टॉक्स खरीदने आएंगे, कीमतें बढ़ेंगी। बहुत सारे लोग स्टॉक्स बेचने आएंगे, कीमतें गिरेंगी। बहुत कम लोग खरीदने आएंगे, कीमतें तेजी से नहीं बढ़ेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ही सिंपल, क्योंकि स्टॉक्स नए तो क्रिएट नहीं होते हैं ना, जितने हैं उतने ही हैं। फिर आईपीओ आएंगे तो नई लिस्टिंग होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, डिविडेंड इश्यूज और बोनस इश्यूज, राइट्स इश्यूज को अलग रखो, अभी उस कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं जाएंगे। अमेरिका में जो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, स्मूथ ही कहेंगे, मतलब इनॉग्रेशन के दिन गोलियां नहीं चली, लोग अब इससे खुश हैं। मतलब क्या पतन हुआ लोकतंत्र का भाई साहब, पूछो ही मत। उसको स्मूथ ट्रांसफर बोल रहे हैं। वैक्सीन रोल आउट आए, इतनी सारी वैक्सीन आ गई, कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है, जो भी वैक्सीन तो आई तो लोग खुश हैं। हालांकि मैं इतना आपको बता दूं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, आज ही मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में बहुत डिटेल रिपोर्ट पढ़ी, कोरोना वायरस के साथ लड़ाई थोड़ी लंबी चलने वाली है, ये एकदम से खत्म नहीं होगी। दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स से। सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड हैं सभी लोग। मास्क तो पहन रहे हो ना। बुल्स आर डोमिनेटिंग टुडे एंड मार्केट्स में रिमेन एक्सपेंसिव। आप जानते हैं, बुल्स ऊपर ले जाते हैं, बेयर्स नीचे ले जाते हैं। बुल्स खरीदते हैं, बेयर्स बेचते हैं, दोनों तरह से पैसे बनते हैं। तो और स्कैम 1992 सीरीज सबने देख ली, आपने भी देख ही ली होगी। तो ये तो मैं बोलता हूं सामाजिक कार्य कर दिया भैया हंसल मेहता ने। इतना प्यारा वो 10 ही एपिसोड थे कि सीरीज बनाई कि लोगों को स्टॉक मार्केट की बारीकियां समझ में आने लग गई। उसके लिए तो एक जीनियस का दिमाग चाहिए जो कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल करता है। तो रिमार्केबल सीरीज नहीं देखी तो भैया आज ही छुट्टी ले लो और बैठ के सोनी लिव का वो सब्सक्रिप्शन लेके देख डालो यार। मैं बोल रहा हूं, एजुकेशन है वो पूरी अपने आप में। नेगेटिव न्यूज कैन पुल इट डाउन। मार्केट नीचे भी जा सकते हैं, कोई गारंटी थोड़ी है कि मार्केट ऊपर ही रहेंगे हमेशा। तो आज की तारीख में आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या फैक्टर्स हैं कि मार्केट धड़ाधड़ बिल्कुल छत तोड़ के निकल रहे हैं। अमेरिका से और यूरोप से आने वाली लिक्विडिटी, भयंकर पैसा आ रहा है, मनी इज गेटिंग लीच्ड इनटू द सिस्टम, इट इज लीचिंग इनटू द सिस्टम। ओरिजिनली स्टॉक मार्केट्स को पैसा जाए ऐसा करके स्टिमुलस नहीं दिया जाता अमेरिका में। वो तो वहां से जब लोगों के हाथ में पैसा आता है और एफपीआई उसको चैनल करते हैं तो पैसा यहां आता है। ये समझ में आ गया ना। दूसरा, भारत में वैक्सीन आ गई। तीसरा, बाइडेन आ गए और उस दिन गोलियां नहीं चली। चौथा, ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन भारत में कम हो रहे हैं।
पांचवा ब्रॉड बेस रैली है, तो सबको लग रहा है कि सारे क्षेत्रों के ही स्टॉक्स बढ़ेंगे। छठा, एक जनरल एक्टिविटी चारों तरफ होते दिख रही है। अभी 3 महीने हम लोग घरों के अंदर बंद थे, तो अब तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है लोगों को। तो सेंटिमेंट का ही तो खेल है बाजार, और होता क्या है, और बचा हुआ काम मीडिया कर देता है। मीडिया ऐसा सेंटिमेंट बना देगा, ऐसा सेंटिमेंट बना देगा कि पूछो मत। आपको समझ में आया ना, सही या गलत जिस किसी के लिए। विथ मोर एंड मोर एक्सपीरियंस यू स्टार्ट सीइंग टू थिंक, बट इट डजंट मैटर। आप खुश हैं तो भाई मार्केट्स भी खुश हैं, इस वजह से बाजार ऊपर हैं। अब इसमें तकनीकी जो है वो हम आपको हमारे कोर्स इकोनॉमी क्रैकर में बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। हालांकि इतना भी नहीं कि हम आपको ट्रेडर बना दें, लेकिन पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, किस प्रकार ये चीजें कंट्रोल होती हैं, अलग अलग राइट्स इशू, बोनस इशू, अलग अलग प्रकार के शेयर्स क्या होते हैं, कंपनियां पैसे कैसे कैसे उठा सकती हैं बाजार से, डेट मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भारत में सफल आज तक क्यों नहीं हुआ जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट इतना सफल है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं अर्थव्यवस्था में, वो सब मैं अपने इकोनॉमी क्रैकर में कवर करता हूं। जिसने वो कोर्स कर लिया तो वो भैया He'll talk about economy like a boss। तो यहां मेरे 2 सवाल नोट कर लो। What are the 5 primary drivers of the bull rally in Indian stock markets? है ना, 5 प्रमुख कारक क्या हैं वर्तमान हमारी बुल रैली के। सभी लोग इनके उत्तर भी दें, वॉलंटियर्स कंपाइल भी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं भैया। हमारा दूसरा सवाल, नेम 5 प्रोमिनेंट स्टॉक मार्केट इंडाइसेस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के 5 प्रमुख स्टॉक बाजार सूचकांकों के नाम बताएं और उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। उसके अलावा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, आगे कभी उससे बात करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये पूरी कहानी है, और किस इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, मेरे सवाल का जवाब तो आपके सामने स्क्रीन पर ही आ गया है, वो भी आपके सामने है। तो प्रतिशत रिटर्न देने में हमारा सेंसेक्स जो है काफी तेजी से आगे गया है। वैसे हर बाजार ही थोड़ा पॉजिटिव कर रहा है, और ये उसकी ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी रही है। कई लोग कंफ्यूज हैं कि स्टॉक बाजार में निवेश करें कि बिटकॉइन में निवेश करें। सर बिटकॉइन तो अभी हाल ही में 7 से 8% फिर से नीचे आ गया। भाई ये चलता रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, सपोर्ट लेवल पर आएगा, ये सब इसी खेल का हिस्सा है। तो आप किसी भी बाजार में तभी एंटर करें जब आपको बेसिक नॉलेज आ जाए। अच्छा, नॉलेज कहां से आता है? खुद का पैसा लगाकर आता है। मतलब जब तक खुद का पैसा गवाओगे नहीं, असली ज्ञान मिलेगा नहीं। दूसरों को देखा देखी ज्ञान आ जाता तो दुनिया में सारे ज्ञानी होते। इसलिए थोड़ा सा अमाउंट लगाकर ट्रेडिंग शुरू करो, ऑनलाइन हो जाती है मोबाइल से आजकल, तो आराम से करो और पैसा कमाओ गवाओ, तो अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि हाउ डू दीज थिंग्स ट्रूली वर्क। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा खेल। अब कौन कौन से 10 शेयर इसमें बड़े शेयर पहले दिन से रहे, तो जब सेंसेक्स 10,000 पे था उस वक्त कौन से टॉप शेयर थे आपके सामने हैं। जब सेंसेक्स 20,000 पे आया तब कौन से टॉप शेयर थे और उनका रिलेटिव वेटेज सिग्मा WI PI अपॉन सिग्मा WI, W इज द वेट, P इज द प्राइस, बताया ना मैंने आपको। जब सेंसेक्स 30,000 पे आया तो कौन से टॉप 10 शेयर थे, जब ये 40 पर आया विच द टॉप 10 शेयर्स, और फाइनली आज कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, सेंसेक्स में तो केवल 30 शेयर हैं, लेकिन ये जो रैली अभी चल रही है ये मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है। तो अभी की रैली नैरो रैली नहीं है, ब्रॉड बेस्ड है। लेकिन जिन कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है वो के शेप रिकवरी दर्शा रहा है कि एक सेट ऑफ कंपनियां ऊपर जा रही हैं और काफी बड़ी सेट ऑफ कंपनियां नीचे जा रही हैं। ये बिल्कुल सत्य वचन है। हालांकि शेयर प्राइसेस सबकी बढ़ रही हैं, बट रियल ज्यादातर सबकी बढ़ रही है, बट रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस सबका उतना अच्छा नहीं आने वाला है, वो अगले 4 क्वार्टर में पता चलेगा। तो ये बहुत ही शानदार एनालिसिस है। थोड़ा सा समय हम इकोनॉमी को ज्यादा दे रहे हैं आजकल क्योंकि ये विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के विषय कम इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया भैया आपको? हमारा आज का तीसरा सवाल नोट कर लें, व्हाट डिटरमिन्स द कंपोजिशन ऑफ द सेंसेक्स। अब एक चीज और बता दूं आपको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैरेलल में चलता है। स्टॉक की प्राइसेस 99.99% सेम चलती, नहीं तो फिर तो आर्बिट्रेज होने लग जाएगा। और NSE 50 यानी कि निफ्टी सेंसेक्स के बराबर ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, लेकिन उसकी बातें इसलिए ज्यादा नहीं होती क्योंकि सेंसेक्स एक बहुत पुराना और अधिक ग्लैमरस इंडेक्स बना है, लेकिन निफ्टी 50 इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट इंडेक्स। आ गया समझ में? तो भैया
एनएसई में बहुत बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं, सजा भी मिली है लोगों को, कम से कम 2 घोटाले तो अच्छे खासे एनएसई में हुए हैं। किसी ने उसके बारे में सुना हो तो हमें बताएं, जबकि एनएसई को तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन टेक्नोलॉजी से क्या होता है, घोटालेबाजों को तो घोटाला ही करना है, तो कहीं भी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बाइडेन साहब ने पदभार संभाल लिया है और वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था। पहले ही दिन से उन्होंने वो सारी नीतियां जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करती थी, उन सबको रिवर्स करना शुरू कर दिया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बेसिक प्रॉमिस वाज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, everything which had actually made America very conservative in the past 4 years of Trump administration, and which had actually made America shut its doors on global leadership itself, and which had created a lot of space for China to spread its influence with all its handicaps and warts, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो पहले ही 1 से 2 दिनों में जो बाइडेन साहब ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को फिर से जोड़ दिया, जिससे ट्रंप ने खींच के बाहर निकाल लिया था कि भाई ये तो चाइना के लोग हैं। वो जो WHO के डायरेक्टर जो हैं घेब्रेयेसस साहब, उन पे बहुत आरोप लगे कि आपने पैंडेमिक को छुपाया, सब किया। तो ट्रंप, देखिए, बेसिकली बाय नेचर ट्रंप वॉज द पर्सन who would always put the onus on someone else। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आज लाया हूं, मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा 5 मिनट देके डाउनलोड करके फाइल को पढ़ें। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी इंसाइट एज अ पर्सन डोनाल्ड ट्रंप पे मिला कि डोनाल्ड ट्रंप कई दशकों से गोल्फ खेलते आ रहे हैं और उनकी प्रेसिडेंसी जो थी वो उनके गोल्फ के जैसी ही थी। इसमें लोगों ने बहुत सारे भेद खोले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब गोल्फ खेलने जाते थे अपने खुद के प्राइवेट गोल्फ कोर्सेस पे, अगर उनकी बॉल किसी पेड़ से लग जाती थी और खेल बिगड़ जाता था तो उनके पास एक स्प्रे पेंट था, उससे वो उस पर क्रॉस लगा देते थे उस पेड़ पे। अगले दिन लोग आते थे, वो पेड़ वहां रहता नहीं था, काट के गायब हो जाता था। ही वॉज सो विंडिक्टिव, कैन यू बिलीव इट। वो जेब में एक्स्ट्रा बॉल्स लेके चलते थे हर जगह और होल में डाल देते थे। सुबह से वो स्कोर अपना बढ़ाते बढ़ाते शाम तक कुछ भी बोलने लग जाते थे। हैंडीकैप होता था 8 या 9 का, वो खुद ही बोलते थे मैं हैंडीकैप इज 3 एंड एवरीवन न्यू इट। और जब वो प्रेसिडेंट बने तो लोगों को उनसे मिलने के लिए उनके क्लब्स में लोगों ने मेंबरशिप लेना शुरू कर दी, 2 लाख 3 लाख डॉलर्स की, और वो वहां जाके मिल लेते थे उनसे। You have to try and understand how severely compromised the whole situation is. But जिन्हें इनसे प्यार है, उन्हें तो इनसे ऐसा प्यार है कि उनको ये कमियां फिर उनकी दिखती नहीं है एज अ पर्सन। वो बोलते हैं ठीक है ना, किया तो किया, तो आपको भाई डोनाल्ड ट्रंप ही मुबारक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप उस एडिट को पढ़ जरूर लेना, हो सकता है आपको कुछ सच्चाई समझ में आए। एनीवे, तो जो बाइडेन साहब ने आते ही अमेरिका को WHO से जोड़ दिया, क्लाइमेट चेंज को लेके पेरिस क्लाइमेट डील में बहुत प्राइम रोल निभाने की बात की। ग्रेटा थुनबर्ग इज वेरी हैप्पी किस देश की हैं वो। इमिग्रेशन रूल्स में बहुत सारी सख्तियां उन्होंने बिल्कुल दूर की। इंडियंस को तो फायदा ही फायदा है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंडर ऑफ इमिग्रेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मालूम है ना आपको, भारत से इमिग्रेट करके बाहर जाने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। दुनिया में नंबर 1 मैक्सिमम इंडियंस बाहर जाते हैं, इतना किसी और देश से नहीं जाते हैं। तो हमें तो फायदा है भैया। ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत ही सख्त रवैया अपनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आंखें मूंद रखी थी उस पे। कोविड पैंडेमिक को लेकर सीधे सीधे डॉक्टर एंटनी फॉची और दूसरे लोगों को चार्ज दिया गया है कि इसको कंट्रोल में लाओ, मतलब लाओ। अभी 3 से 3.5 हजार लोग रोज मर रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि 4 लाख मर चुके हैं अमेरिकन और कुछ समय में 5 लाख तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। उन्होंने खुद होके बोला तो आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड ट्रंप, एज यू कैन सी, वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग इट। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस। तो गाड़ी जो है फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश बाइडेन ने शुरू कर दी है। हमारा अगला सवाल नोट करें, विच 5 न्यू पॉलिसीज विल डिफाइन द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट 100 डेज। इसको आप पढ़ लेना, शायद आपको थोड़ा फायदा, एक इंसाइट मिले, इसलिए मैंने लगाया है। हमारे प्यारे साथी श्रीमान एहसास सिंह ने पंजाब से बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल भेजा है। तस्वीर भी बड़ी खूबसूरत है। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे पूरे भारत से हमारे साथ कई बरसों से जुड़े हैं, हमारे कोर्सेज के साथ, हमारे इन फ्री सेशंस के साथ। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल आप लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है टीम को। थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी जरा लिखते चलें, लिंक हमने दी हुई है। थैंक यू एहसास सिंह जी, आप जीवन में खूब सफल हो। पूरी टीम की शुभकामना आपके साथ है। तो आरबीआई जो है भैया जोश में आ गया है। अभी 1 महीने पहले बहुत तड़प रहा था बिना पानी के मछली जैसा।
बहुत लंबी रिकवरी का फेस चलेगा, वी शेप तो कहीं से कहीं है ही नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। इस तरह की बातें थी, मतलब हिंदी में नहीं थी, बहुत ही जटिल अंग्रेजी में ये अपने डॉक्यूमेंट लिखते हैं। कई बार तो मुझे लगता है आरबीआई वालों को एक्स्ट्रा सैलरी देती भारत सरकार कि इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखो कि किसी के पल्ले ही नहीं पड़े, पर हमारे जैसे कुछ है जिनको पड़ जाती है। तो दोस्तों, आरबीआई इतना खुश है अपनी लेटेस्ट एनालिसिस में, वी हैव बेंड द कोविड कर्व लाइक बेकम। गजब, छा गए शक्तिकांत बाबू। और अब आरबीआई कहता है कि देखो देखो देखो, सब कुछ पॉजिटिव हो चुका है, हमारे सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते जा रहे हैं। वेरी गुड, अगर ऐसा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उसकी पूरी लिस्ट उन्होंने एक एक करके दी है। और वो कहते हैं कि भैया अभी तक तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, टेक्निकल रिसेशन चल रहा है। वैसे एक चीज आपने नोटिस की, भारतीय मीडिया ने, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, रिसेशन शब्द को बहुत अवॉइड किया है इस साल। पिछले 12 महीनों में मंदी और रिसेशन, आर वर्ड, ये आपको कितनी बार पढ़ने को मिला बताइएगा मुझे। बहुत ज्यादा अवॉइड किया है मीडिया ने, जबकि इकोनॉमी बहुत ही मैसिव कॉन्ट्रैक्शन के दौर से गुजरी है। तो ठीक है, सेंटिमेंट पॉजिटिव रखने के लिए कई बार कई चीजें नहीं भी बताना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम पॉजिटिव ग्रोथ में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, आरबीआई ये कहता है। तो मैंने आपको पहले के मेरे सेशंस में, नॉलेज सीरीज में जो एस्टिमेट दिए थे, आई स्टैंड बाय इट। मोटे मोटे तौर पर भारत का जीडीपी ग्रोथ इसी तरह से होगा। और मोटे मोटे तौर पर ही जब हमने आपको कंपैरिजन चाइना और यूएस का भी दिया था, वी स्टैंड बाय इट एंड वी वुड ऑल लव टू सी मच फास्टर ग्रोथ। बट एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज सिग्निफिकेंटली एट ऑल। तो गुड न्यूज यह है कि अगले 3 से 6 महीने में बहुत सारे इंडिकेटर्स फिर से पॉजिटिव होंगे। हालांकि आरबीआई ने ही वार्निंग जारी कर दी है, दिस इज अज्यूमिंग दैट कोविड रिमेन्स अंडर कंट्रोल। Now, I don't think COVID will run out of control anytime soon, especially if vaccination picks up. ये तो बात सही है। तो ये पूरा फंडा आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको 2 चीजें और देखना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जब आरबीआई बोलता है कि हमारा एक ग्लोरियस समर आने वाला है आफ्टर अ डेडली विंटर, तो आरबीआई क्या कह रहा है? जीडीपी इज टर्निंग पॉजिटिव एंड इन्फ्लेशन इज ईजिंग टुवर्ड्स द टारगेट। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है भारत में 4% ±2%। और पिछले महीने में रिटेल इन्फ्लेशन तेजी से सीपीआई का गिरा था, विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि अदरवाइज 6.5-7 से वो डबल डिजिट में पहुंचता। तो भारत में जब जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में गया है, वहां जाके वो बड़ा स्टिकी हुआ है। इकोनॉमी इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ओनली ऑन फेस्टिव स्पेंडिंग, मतलब रेगुलर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। यह हमें कहां पता चलेगा? जनवरी फरवरी मार्च के चौथे क्वार्टर के मॉस्पी का जब फाइनल पूरा एस्टीमेट आ जाएगा, उसमें हम पीएफसी पढ़ लेंगे, सारे आंकड़े साफ हो जाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक स्पेंडिंग नॉर्मलाइज हो रही है, मतलब पीएफसी का कंपोनेंट, बड़ी अच्छी बात है। नीड टू किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स अभी एकदम ठंडे पड़े हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी तो स्टॉक मार्केट बताए इतने हो गए, दैट इज हॉट मनी। एफपीआई मनी इज हॉट मनी, आज है कल नहीं, पल में तोला पल में माशा। हम बात कर रहे हैं ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स की, एफडीआई एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स की। वो इंजन अभी बहुत ठंडा है, अभी तो उसको बहुत लंबा सफर तय करना है। अब आते हैं सरकार की आय पर। यहां हालात काफी ज्यादा नाजुक हैं। जब वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 1 फरवरी 2020 को मैडम निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया था, तब उस पूरे बजट में पैंडेमिक शब्द भी नहीं था। दुनिया कैसी बदल गई हमारी। और उसमें सरकार का राजस्व का अनुमान था 24,23,000 करोड़ रुपया, जबकि वास्तविक रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का इस साल होने वाला है 15,13,000 करोड़ रुपए। 7 लाख करोड़ से सरकार का रेवेन्यू कम हो गया है। तो बजट के सारे एस्टिमेट्स आर ऑफ द रेल्स नाउ। मतलब अब इस साल के बजट में ये किस बेस से आगे की घोषणा करेंगे, आई एम वेरी कीन टू सी दैट। अदरवाइज द एक्सरसाइज इटसेल्फ इज फ्यूटाइल। आपको रियलिस्टिक असेसमेंट लेने पड़ेंगे, आई एम वेरी श्योर दे विल डू अ वेरी रियलिस्टिक असेसमेंट दिस टाइम। तो उनको इसी बेस से अब शुरुआत करनी पड़ेगी, विच एक्चुअली मीन्स इकोनॉमी 2 साल पीछे ही चली गई है। ये एक्चुअल फिगर है भारत सरकार के। डिसइन्वेस्टमेंट में इस साल का टारगेट था 2,10,000 करोड़, अभी तक अचीव हुआ है 13,000 करोड़। जबकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने 10-10, 20-20 अरब डॉलर का एफडीआई ले लिया है। सरकार अपने एसेट्स को बेच नहीं पाई है, इसलिए अब बहुत फास्ट डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश हो रही है। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट विल बी द वेरियस इंपैक्ट्स ऑफ
द मैसिवली रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर द रनिंग फिस्कल। ये हमारा पहला सवाल। और अगला सवाल, व्हाट डज द आरबीआई मीन दैट द इकोनॉमी इज हेडेड फॉर अ ग्लोरियस समर। और इनके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो, ऐसा होगा तभी जाके लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, तो पीएफसी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। उसके बिना होना ही नहीं है। आई होप दैट्स द पॉइंट विच इज मेड। ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में रहे दोस्तों, देखते चलिएगा। तो कोविड के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। सरकार काफी कोशिश कर रही है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई आगे बढ़ो और वैक्सीनेशन लगवाओ। तो दुनिया भर के कोविड का एस्टिमेट आपके सामने है। 9,70,00,000 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, जिनमें से 20 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी। बहुत खतरनाक फिगर है ये, आज का डेटा दोस्तों। और इतनी रिकवरी हो चुकी है। सऊदी अरब और कुवैत ने यह कहा है कि फाइजर से जितना भी सप्लाई आना था उनके पास मिडिल ईस्ट में, उसमें बहुत डिले हुई है लॉकडाउन से, तो इनके वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स डिले हो गए। आपने देखा ना कैसे प्लानिंग, I mean, we can always plan so many things, but plans have a way of going awry. ये तो होता ही है। France is taking a more contagious variant of COVID-19 that emerged in the UK on a daily basis to guide its measure। वो यूके वाले वेरिएंट पे बात चल रही है। साउथ अफ्रीका का वेरिएंट अलग ही चल रहा है। एंटनी फॉची, अमेरिका के जो हीरो हैं इम्यूनोलॉजी के, उन्होंने क्या कहा है कि हम WHO के प्रति अब पूरी तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमिटेड हैं। और ये बाकी देशों की कहानी। सीरम इंस्टीट्यूट में बहुत भयानक आग की घटना हुई, बहुत ही ट्रैजिक, 5 से 6 मजदूरों की मौत हो गई। इट्स अनबिलीवेबल। और आज जदार पूनावाला कहते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हो गया है। तो ये मतलब अप्रत्याशित घटनाएं हो रही, होना नहीं चाहिए। इट्स वेरी वेरी ट्रैजिक। तो ये दुनिया का कोविड का अपडेट है। और जैसे मैंने आज फाइनेंशियल टाइम्स में बहुत लंबा चौड़ा एक आर्टिकल पढ़ा कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। डॉक्टर्स मतलब खुल के कह रहे हैं। तो हम सब तैयार हैं भाई, लड़ ही रहे ना। हम तो 3 महीनों तक घरों में कैद थे, वो लड़ाई तो थी और क्या था। भारत सरकार कोशिश कर रही है #इंडिया फाइट्स कोरोना से, और वो बोल रही है कि भैया बेसिकली अवेयरनेस, पब्लिसिटी कैंपेन सब थोड़ा गियर अच्छा बदला है सरकार ने। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा एग्जाम के लिए। मतलब टीकाकरण होने के पश्चात, टीका लग जाने के पश्चात कोई उल्टी पुल्टी घटना का होना शरीर में, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग AEFI। और भाई जो नॉर्मल AEFI होता है आपको पता ही है, पेन, स्वेलिंग, फीवर, बॉडी एक, नोजिया, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस, रैशेस। क्योंकि शरीर में अब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है तो भाई शरीर पर असर तो आएगा ही। हाँ, कुछ खतरनाक हो और मौत ही हो जाए या सीजर्स आ जाए तो वो बहुत ही एडवर्स माना जाएगा। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, Why is AEFI a regular part of any vaccination drive? कंपाइल करते चलेगा क्वेश्चंस को। भारत सरकार ने गीत संगीत की भाषा में आम जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा देखकर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप ये विजुलाइज कीजिए कि हर्षवर्धन गा रहे हैं, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं छूट न जाए टीका। डॉक्टर हर्षवर्धन की आवाज में गाया है मैंने। तो अच्छा है यार, अगर लोगों को ऐसे जोड़ सकते हैं तो क्या दिक्कत है। दिस इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन, इट्स अ वेरी नाइस वे टू कम्युनिकेट। तो भारत सरकार जिंदाबाद लिख देना भैया कॉमेंट थ्रेड में, मजा आ गया। और ये आज का लेटेस्ट 22 जनवरी का डेटा भी है कि किस प्रकार से जितने भी पूरे हमारे रिकवरी रेट चल रहे हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्शन चल रहे हैं, क्योर्ड, डिस्चार्ज, माइग्रेटेड, रिकवरी रेट सरकार बता रही है। बेसिक कहना यह है कि वी हैव बीन एबल टू क्रश द कोविड कर्व एंड वी हैव मेड इट। बेसिक मैसेज ये है। तो बहुत अच्छी बात है भैया देश के लिए, वी हैव मेड इट, नथिंग बेटर। सारे फंडे क्लियर हो गए आपको, तो इसका हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। अब चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना वाले भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रखते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हंसते हंसते पेट में आपके बल पड़ सकते हैं। चाइना कहता है जो बाइडेन आ गए हैं, काइंड एंजल्स कैन ट्रायम्फ ओवर इविल फोर्सेस। ये चाइना कह रहा है कि चीन और अमेरिका में काइंड एंजल्स कैन ट्रायम्फ ओवर इविल फोर्सेस। मतलब पहले तो मैंने आंखें मली, पानी डाला, फिर देखा। तो चाइना वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर सर मान गए सर, शी जिनपिंग सर, फोड़ दिया सर आपने। ताइवान्स डी फैक्टो एम्बेसडर, फैक्टो होगा, एम्बेसडर टू यूएस अटेंडेड बाइडेन्स इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो ट्रंप ने जो फ्लड गेट्स खोले हैं कि हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे, अच्छी नीति थी, उसको बाइडेन फिलहाल रिवर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिस गिव्स अ बिग लीवरेज अगेंस्ट चाइना। ये चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है कि भाई ताइवान को सपोर्ट किया जाए, है ना। भारत भी ये करना चाहता है, करता भी है,
बाइडेन क्लियरली विल कंटिन्यू सपोर्टिंग ताइवान, लेकिन आखिरी दिन जाते जाते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कह दिया था कि वीगर मुसलमानों को पिछले 20 साल से चाइना जो तड़पा रहा है, मार रहा है, इंडोक्ट्रिनेशन कर रहा है, धर्म भ्रष्ट कर रहा है, जबरदस्ती से कर रहा है, वो जेनोसाइड की ही श्रेणी में आता है, मतलब व्यापक नरसंहार। तो चाइना ने गुस्से में बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैंक्शन कर दिया कि भाई तुम ही थोड़ी सैंक्शन कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। ट्विटर ने पैरेलल में, ट्विटर आजकल सभी को लॉक कर रहा है, चाइनीज एम्बेसी का जो अकाउंट है अमेरिका में उसको लॉक कर दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने वीगर्स के साथ जो कुछ हो रहा है उसको जस्टिफाई किया था। तो ट्विटर ने क्या, हटा सावन की घटा, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा, तेरे यहाँ तेरे को जो करना है तू कर। वैसे भी ट्विटर वहां चाइना में तो चलता ही नहीं है। तो ये है कहानी चाइना की ऑन दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। आने वाले समय में देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है, चाइना की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं। जैसे चाइना के जो ग्रामीण बच्चे हैं, आज मैंने उस पर बहुत डिटेल रिपोर्ट इकोनॉमिक्स पत्रिका में पढ़ी कि वो दुनिया के सामने आती नहीं है ये बातें। चाइना के जो ग्रामीण स्कूल्स हैं, एकदम ग्रामीण, और बच्चे हैं करोड़ों करोड़ों, उन तक ना न्यूट्रिशन पहुंच रहा है ना एजुकेशन पहुंच रही है, और वो बहुत पिछड़े हुए हैं। और ये लंबी रेस में चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डेमोग्राफी एडवर्स हो चुकी है उनकी। दूसरी बात, चाइना में भी एजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है। और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि दे आर राइजिंग एज एन इनडोमिटेबल फोर्स, बट वो कब तक राइज कर पाएंगे और हाईटेक में वाकई अमेरिका को एक्सीड कर पाएंगे? विद एवरी पासिंग मंथ द सिचुएशन विल चेंज। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर पर लगे बैन ने ट्रंप के द्वारा बहुत बुरी तरह टांगे तोड़ी हैं, और वहां के दुनिया में दो ही कंपनियां हैं बड़ी अब जो सेमीकंडक्टर बना रही हैं, चिप्स फैब्रिकेशन जिसको कहते हैं। एक तो है TSMC जो कि ताइवान की है, नंबर 1 है, और दूसरी सैमसंग है। इंटेल लड़ाई में हार गया, आपको पता है। लेटेस्ट जो 3 नैनोमीटर वाला जो खेल अभी चल रहा है, इंटेल ने हाथ खड़े कर दिया, हमसे नहीं हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? Intel of America has failed in creating the latest chips of the quality that TSMC and Samsung are able to do, और उन्होंने भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर दी है। इससे अमेरिका खुद बहुत घबरा गया है। तो ये अंदर की बातें हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है। अब आप बोलेंगे सर मेरे को क्या लेना देना सेमीकंडक्टर से? तुम आज अगर एक नई मोटरसाइकिल भी खरीदते हो, या घर के लिए एक माइक्रोवेव ओवन खरीदते हो, या एक बड़ी गाड़ी खरीदते हो, उनमें सब में सेमीकंडक्टर भरे पड़े अंदर, सब में चिप्स लगी हुई हैं। आधुनिक विश्व चल ही नहीं सकता उसके बिना। तो मैंने सोचा उस इंडस्ट्री का एक आपको हिंट दूं। तो दोस्तों, 2 सवाल आपसे पूछूंगा। व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेवरेज विच अमेरिका हैज ओवर चाइना? और दूसरा सवाल, कमेंट ऑन द करंट क्राइसिस इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और यह मुद्दा बड़ा बनने वाला है, अगले 1 साल में प्रेडिक्शन है हमारा। तो दोस्तों, भारत में जो एक चीज नीति आयोग ने बहुत अच्छी की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को इंगेज करके रख दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे बेचारे डरते डरते नीति आयोग की साइट हर हफ्ते खोलते हैं कि इस बार पता नहीं इनने कौन सा नया इंडेक्स बना दिया है। और नीति आयोग कभी निराश नहीं करता। उसको बनाया इसलिए गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को हर हफ्ते तुम्हें एक नया सूचकांक दो, भारत के लोग नए नए सूचकांकों से रूबरू हों। एक ऐसा इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, 2019 में पहली बार आया, 2020 में दूसरी बार आया। भारत के सभी राज्यों का यह वर्गीकरण करता है कि नवाचार के मापदंड पे कौन सा राज्य कैसा काम कर रहा है। और फिलहाल जो 2020 का इंडेक्स आया है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल ये टॉप पर आए हैं। तो ये होता क्या है इनोवेशन? इनोवेशन तब होता है जब आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को नए नए तरीकों से जोड़ के वैल्यू क्रिएशन करते हैं। इनोवेशन यही है ना, यू हैव सर्टन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, यू कनेक्ट दोस पीसेस इन न्यूअर वेज टू क्रिएट वैल्यू to solve certain problems of society which no one has been able to identify or solve so far। ये इनोवेशन की एक अच्छी परिभाषा, वैसी 10 परिभाषाएं हो सकती हैं। तो कौन सा राज्य ये इनेबल कर रहा है उसको यहां लाएं। तो इसी को कहते हैं कंपेटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ये अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए। हमारा अगला सवाल नोट करें, डिफाइन इनोवेशन, नवाचार की परिभाषा दीजिए। कितना प्यारा सवाल है। और अगला, डिफाइन द फीचर्स ऑफ कंपेटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो सुना है, अब ये भी हमें बता ही देना। और जब ये बताओगे तो कोऑपरेटिव भी पैरेलल में बता दो यार, दिक्कत क्या है। आनंद राज बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप हमारे कोर्सेज के साथ भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आनंद जी को आने वाले इंटरव्यूज की और एग्जाम्स की शुभकामनाएं पूरे पीटी परिवार की तरफ से। ऐसे अनेकों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें दोस्त। बाकी के लोग भी
हमारे कोर्सेस में आज के आज आप आगे बढ़ के एनरोल करें। आप चाहें तो केवल ये कोर्स 1 महीने का, केवल ये कोर्स, ये सब्सक्रिप्शन कोर्सेस है। आप चाहें तो इकोनॉमी क्रैकर का पूरा कॉम्बो ले लें तो 6-6 महीने के अवेलेबल, सारी फ्रीडम है, साइट पर कोर्सेस हैं। आइए ज्वाइन करें और एक बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल जर्नी जो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड भी है वो भी हमारे साथ शुरू करें। दोस्तों, भारत में नौकरियों का संघर्ष काफी बड़ा संघर्ष है। जिस स्केल पे फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां होनी चाहिए और गुड जॉब्स, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल बेनिफिट्स हैं, वो तो बहुत ही छोटे परसेंट के पास हैं, वो हमारे यहां क्रिएट नहीं हो पा रहे। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक लंबे चौड़े सर्वे का पूरा जो निचोड़ है वो छापा है और उसने 3 हिस्सों में यह बताया है कि भाई भारत में आखिर व्यापक स्तर पे जॉब क्रिएशन में दिक्कत क्या है। तो मैं आपके लिए सर्वे लेकर आया हूं, बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, और सर्वे की ये सारी वर्ल्ड बैंक के एंटरप्राइजेस सर्वे से निचोड़ निकाला इन्होंने। बेसिकली उनका ये कहना है कि कंपनीज के सामने नई नई नौकरियां क्रिएट करने के लिए जो एक पॉजिटिव एनिमल स्पिरिट होती ना, जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम सुना है आपने, तो उन्होंने 1940s 50s के दशक में एनिमल स्पिरिट्स की बात की थी। तो वो अगर अनलीश करनी है कंपनियों की, तो चैलेंज में करप्शन, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स रेट्स, कंपटीशन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, एक्सेस टू फाइनेंस, लेबर रेगुलेशंस को टॉप 6 समस्याएं बताए। तो इनको अगर ठीक कर दिया जाए तो शायद ज्यादा नौकरियां बनेंगी, ऐसा इनका कहना है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो लेबर प्रोडक्टिविटी को हर्ट करते हैं, श्रम उत्पादकता, जैसे बिजली का स्टेबल नहीं होना, तो दिन में 1, 1.5, 2 घंटा काम ही खत्म हो जाता है, तो कंपनियों की रेवेन्यू उतनी नहीं हो पाती है, तो लोगों की सैलरी बढ़ाने में उनकी रुचि कम होने लगती है। आप समझ रहे हैं ना, लिंक क्या, कॉजल चेन है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट बहुत सुधरता है तो महिलाओं को काम में आने में आसानी होती है। वैसे जहां तक महिलाओं का सवाल है, मैं आपको बता दूं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया फॉर द पास्ट 18 years has steadily gone down to dangerously low levels now। महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी का प्रतिशत पिछले 18 सालों से लगातार भारत में गिरता जा रहा है और उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तबाह होता जा रहा है। तो सोशल एम्पावरमेंट होने का सवाल ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप कितने भी राइट्स लिख दो, अगर आप कमाते नहीं हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो सोशल एम्पावरमेंट होना ही नहीं है। ये इस साल के मेंस में ऐसे का टॉपिक भी रहा है। इस पर तो हम कितने वर्षों से बोलते आ रहे हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के कंटेक्स्ट में। इसी कंटेक्स्ट में कमल हासन ने जब बोला कि भाई होम असाइनमेंट्स, होम वर्क, डोमेस्टिक वर्क का वैल्यू होना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, बहुत अच्छा सजेशन है। ये बात तो जीडीपी के कैलकुलेशन के लेक्चर में समझाई भी जाती है। ये समझ में आया आपको? और लेबर प्रोडक्टिविटी और वेजेस में एक डायरेक्ट लिंक ग्राफ से बताया गया। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट रिटार्ड द क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल फॉर्मल सेक्टर जॉब्स इन इंडिया। आइए सेशन को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं दोस्तों। 5 बड़े कंज्यूमर ट्रेंड्स दुनिया के। लॉकडाउन में किस प्रकार से स्पेंडिंग बूस्ट हुई, पहले कंज्यूमर ट्रेंड देखते हैं। तो पैंडेमिक ने लोगों के मन में, कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के मन में बिल्ड बैक बेटर, क्रेविंग कन्वीनियंस, आउटडोर ओएसिस, फिजिकल प्लस डिजिटल रियलिटी, प्लेइंग विद टाइम, ये 5 ट्रेंड्स कंज्यूमर्स के मन में बिठा दिए हैं। और कंज्यूमर्स आने वाले समय में चाहते हैं कि कंपनीज इन चीजों का ध्यान रखें। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग बाजारों में बहुत उथल पुथल आ गई और नई नई कंपनियों को मौका मिल रहा है, विच इज अ वे ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, comment on the creative destruction concept given by Joseph Schumpeter and the animal spirit concept given by John Maynard Keynes। सेविंग्स भारत में अचानक से तेजी से बढ़ गई। ये इतना प्यारा टॉपिक है कि मैं इस पर थोड़ा ज्यादा बोलना चाहूंगा और ये हम अगली क्लास के लिए रखते हैं। कल की जो क्लास होगी उसकी शुरुआत यहां से करेंगे। सेना की बात करते हैं दोस्तों। सेना से 2 बड़ी खबरें हैं। जनरल मनोज नरावणे ने कहा है कि भारत की सेना को बहुत तेजी से आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे शत्रु देश हैं वो काफी तेजी से खुद को आधुनिक बना रहे हैं, अपनी अपनी सेनाओं को। ये बिल्कुल लेटेस्ट आज की खबर है और इनका कहना है कि देयर इज नो डाउट वी हैव टू इंडिजिनाइज फास्टर, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, डिफेंस। लेकिन अगर हम उसके लिए रुक जाएंगे और इंपोर्ट्स बंद कर देंगे तो फिर हमारा मॉडर्नाइजेशन ही रुक जाएगा एंड द एनिमी इज एट द गेट्स। चाइना की तरफ इशारा है। तो इंपोर्ट्स तो बंद हो नहीं सकते। हालांकि रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर आरएमए एंड रेवोल्यूशन इन ब्यूरोक्रेटिक आरबीए, ये दोनों चाहिए।
बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स एंड रेवोल्यूशन इन ब्यूरोक्रेटिक अफेयर आएगा तो सेना और तेजी से मॉडर्नाइज हो सकती है। तो यह एक इशारा है कि सेना को अभी न केवल फंड्स ज्यादा चाहिए बल्कि अभी इंपोर्ट्स काफी बने रहेंगे, धीरे 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 कम होता जाएगा ओवर अ डेकेड। डिफेंस के प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये रातों रात नहीं होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्यारे दोस्तों सिचुएशन के स्टेबलाइज होने के बाद सेना अपने 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स को वहां से हिला रही है और एलएसी पे लेके जा रही है। कई संसदीय पैनल्स ने समय समय पर यह रिकमेंडेशन दी है कि आर्मी की जो लोकल ड्यूटीज भारत में अलग अलग राज्यों में आफ्स्पा के तहत लगी हुई है उसको कम किया जाए। उससे एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वो खुद की एबिलिटीज को अपग्रेड नहीं करता है, और आर्मी पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी सीरीज के शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि नियरली 50% ऑफ इंडियन आर्मी इज टेरिबली स्ट्रेस। ये एक डिटेल सर्वे आया था, डू यू रिकॉल दैट न्यूज? तो उस लाइट में भी ये एक अच्छा मूव है। प्यारे दोस्तों, चाइना से भी जब पूछा गया कि आपने तो अरुणाचल की भारत की सीमा के अंदर गांव बना लिया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारा ही क्षेत्र है। तो ये कहानी है हमारे आर्मी के लेटेस्ट अपडेट्स की। आई होप आपको मजा आया। किसानों ने साफ मना कर दिया है, 1.5 साल के लिए आप डिले करने की बात कर रहे हैं भारत सरकार, हमें मंजूर नहीं है, आप तो कानून को खत्म कीजिए। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। किसानों ने कहा है हजारों ट्रैक्टर लेके हम तो आ रहे हैं, 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तिरंगा परेड हमारी निकलेगी ट्रैक्टर्स की। सरकार ने बोल दिया आपको तो हम आने नहीं देंगे, और आज भी मीटिंग हुई है वो भी विफल है, मना कर दिया रिपील करो। देखते हैं, अब तो एवरी डे सिचुएशन विल चेंज, सिचुएशन विल इवॉल्व, लेट अस सी व्हाट डायरेक्शन इट टेक्स। तो जुड़िए हमारे कोर्सेज के साथ, आपका प्यार बना रहे, सेशन को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एनुअल कंपाइलेशन हमारा बहुत शानदार है, सैकड़ों बच्चों ने लिया है, पढ़ रहे हैं, आप यहां से बाय कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत कंपाइलेशन है। दिस इज वन बुक दैट यू शुड हैव विथ यू फॉर रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट हैपेंड इन 2020, प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड विथ थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज। हमारे साथ हिमांशु शर्मा भी हरियाणा से जुड़ गए हैं, बहुत ही दिल से आपने ये पूरा लिखा है, जैकेट भी बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है, बड़ी स्मार्ट पोज भी दे रहे हैं। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे फायदा ले रहे हैं कोर्सेज का। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेस्टिमोनियल लिखते रहें, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। वैसी इकोनॉमी इतनी ऊपर जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, हमारे टेस्टिमोनियल्स भी ऐसे ही जा रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू हिमांशु। प्यारे दोस्तों, आज के दोनों एडिट्स भी तैयार हैं। मैं एडिट्स में हमेशा आपको ऐसी चीजें लाके देता हूं जिसमें कुछ सोचने का नया तरीका मिले। पहले इसमें बता रहे हैं कि क्या हमें वाकई में अब ये फिस्कल डेफिसिट के बारे में इतना सोचना भी चाहिए, आज की नीड को देखते हुए बहुत बढ़िया पॉइंट है। और दूसरे में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो प्रदत्त हमें विभिन्न लिबर्टीज हैं, स्टेट पावर उसको कैसे क्रश कर देता जाने अनजाने में, और वैसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर काफी डिटेल्ड इंसाइट है। पहला है हिंदुस्तान टाइम्स से और दूसरा है द हिंदू अखबार से। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन 14 आपको? प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ सेशंस बन रहे हैं, फायदा लें। और इकोनॉमी क्रैकर हमारा 8 फेब से शुरू हो रहा है। आज के आज pteducation.com साइट पे जाएं, कोर्स को देखें और तुरंत एनरोल कर लें। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।